नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जीत के बाद जिस आम बजट 2024 का देश की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वो बजट पेश कर दिया है। ये बजट 48,20,000 करोड़ का है और इस बजट में हर मंत्रालय के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की गई है। तो वहीं 1 करोड़ युवाओं के लिए खुशखबरी भी है, जिन्हें टॉप कंपनीज में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मंथली 5,000 रुपए भी मिलेंगे। बजट में ऐसा कोई प्रावधान फिलहाल नजर नहीं आता जिससे महंगाई दर बढ़ने या घटने का दावा किया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार का ये जो बजट है बिहार पर मेहरबान नजर आ रहा है। 9 साल बाद ही सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में अपना 9 साल पहले का वादा पूरा कर दिया। इस बजट में 25,000 करोड़ की जगह केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए हैं। इसमें 59,000 करोड़ तो केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए हैं। इसमें सबसे अहम बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ का बजट शामिल है। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं बजट की बड़ी बातें। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं बजट में क्या है। देश के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़, बिहार को 41 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। मोबाइल फोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया। मोबाइल सस्ते होंगे। सोने चांदी गहनों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, जबकि 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स सस्ते किए गए हैं। तो 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट लागू किए जाएंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। तो ये तमाम बजट की बड़ी बातें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही हैं निर्मला सीतारमण जी नजर आ रही हैं, जिन्होंने बजट को पेश किया है। और आपको बता दें कि इनके नाम पर लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी आ चुका है। तो मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं, ये बड़ी खुशखबरी है। स्टैंड डिडक्शन जो है वो आपको बता दें कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो चुनाव में बीजेपी बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई। मोदी 3.0 के पहले बजट में इस चुनावी झटके का असर भी साफ नजर आ रहा है, जिसमें नीतीश नायडू जैसे सहयोगियों की धमक है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का भी असर नजर आ रहा है, जिसकी चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चुका है। आइए अब आपको रिएक्शन सुनवाते हैं, जिसमें बजट की वाह के साथ बजट की आह साफ नजर आ रही है। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। यह आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी। समस्या देश के लोगों के सामने है, बढ़ती हुई बेरोजगारी,
बढ़ती हुई महंगाई, खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, ऐसे चीज़ों के बारे में उनको सही ढंग से जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस हालत में जो चाहिए था वो ये था कि खर्चा जो है सरकारी खर्चा वो बढ़े। बढ़ने की जगह सरकारी खर्चा जीडीपी के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वो रेशियो जो एक्सपेंडिचर अपॉन परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो घट रहा है। अब आपकी आमदनी बढ़ी है 14.5% और आपका खर्चा जो आप बढ़ा रहे हो वो है 5.9% की बात करता है। अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राहत हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुंह मीठा कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और ये हाथ में वो पिटारा है जो कि आज खुल गया। और इसको लेकर काफी उम्मीदें थी कि आखिर किस सेक्टर को क्या मिलेगा, किस राज्य को क्या मिलेगा। कृषि, रोजगार, युवा, महिलाएं, तमाम ऐसे तबके हैं जो कि टकटकी लगाए निर्मला सीतारमण जी के इस पिटारे का खुलने का इंतजार कर रही थी। लगातार हम इंडिया हेड में भी ये सर्वे कर रहे थे कि किस सेक्टर को किस बजट से क्या उम्मीद है। तो मोदी सरकार 3.0 ये बजट पेश हुआ है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज दिन भर बजट पे चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा, जहां पर सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो बजट है ये विकासोन्मुखी है और दूरदर्शिता भरा बजट है, तो वहीं विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है। तो इन तस्वीरों के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो बजट लेकर आई हैं उससे कौन कितना खुश नजर आ रहा है, क्योंकि जो मिठाई जिसको हम बजट कहते हैं, जो बजट का हलवा होता है, वो किसी के लिए मीठा होता है, किसी के लिए कड़वा होता है। तो आज इसी पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुंजन चौकसे जी, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन जी, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि आज जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार 3.0 का जो बजट है ये जनता के लिए और हर सेक्टर के लिए, हर राज्य के लिए बहुत ही खुशियों से भरा होगा। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आप इस बजट को एक महिला होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम कि आपने जब सवाल किया तो आपने मुझसे पहला पूछा कि एक महिला होते हुए आप कैसे देख रही हैं, प्रवक्ता होते हुए फिर कैसे देख रही हैं। तो एक भारत के वासी होते हुए और इंडियन सिटीजन होते हुए मैं सर्वप्रथम इस पर अपनी टिप्पणी देना चाहूंगी और बाद में शायद एक प्रवक्ता के तौर पर देना चाहूंगी। देखिए, जो ये बजट है ये पूर्ण रूप से एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बजट दिख रहा है। जिस तरह हमने देखा है हर सेक्टर को कवर किया गया है, यहाँ पे महिलाओं को कवर किया गया है, यहाँ पे युवाओं का स्पेशल ध्यान दिया गया है, यहाँ पे गरीबों के लिए प्रावधान किया गया है, मिडिल क्लास को बहुत ध्यान में देखा गया है, सर्विस क्लास को बहुत देखा गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जिस तरीके की छूट दी गई है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लें या दूसरी बात कर लें जो हम डिटेल में बात करेंगे, या हम जिसे मैंने कहा, अब मैं एज ए प्रवक्ता आपको बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 वर्गों के सशक्तिकरण की हमेशा बात की है। एक कि युवाओं का कल्याण होना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, किसानों का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। जिस देश में ये चारों जाति एक स्तंभ की तौर पर अगर सशक्त दिखेगी, उस देश को कोई भी पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकता।
और यही बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र आ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आज आपने देखा होगा बजट में जैसे हर क्षेत्र से खुशियों की खबर आई है। जनता जनार्दन बहुत आभार व्यक्त कर रही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, कि उन्होंने एक ऐसा समावेशी बजट लेकर आए हैं जहाँ पे हर क्लास को फायदा मिला है, हर वर्ग को फायदा मिला है, हर क्षेत्र को फायदा मिला है। तो चलिए, हमारे साथ गुंजन जी हैं जो कह रहे हैं कि हर क्षेत्र, हर वर्ग, सबको फायदा मिला है। मैं बहुत सारे सवाल हैं गुंजन जी आपके लिए, लेकिन अब मैं समर जी का रुख करना चाहूंगी। समर जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं तो विपक्ष से आ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बजट को लेकर बहुत सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी निकल कर आ रहे हैं। मैं आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रतिक्रियाएं पहले जानना चाहूंगी। बजट को देख के प्राइमा फेसिया जो है वो ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 किलो अनाज पे रहने वाले हैं, ये बात तय हो चुकी है। जहां तक बात है नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जितनी भी ये बजट है ये पब्लिक फ्रेंडली ना होते हुए कॉर्पोरेट फ्रेंडली है। जहां पर किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए आपने भले ही बहुत बड़ा पैकेज दिया है, ये बात मान सकते हैं इन नंबर्स, बट जो जिस प्रकार राकेश टिकैत साहब ने कहा कि वही होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग आएंगे यहाँ पर, बोलेंगे हम ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है सिखाएंगे, सारा पैसा उसमें लग जाएगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा। और वाकई में अगर सरकार जो है वो किसानों का हित चाहती है तो पहले तो उन्हें MSP देना चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटी है, पानी मुफ्त देना चाहिए। इसके अलावा जो GST लग रहा है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से, उनको कम करना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लागत ये बढ़ाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव है। यही अगर बात करूं कि छात्रों के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए तक का जो हायर स्टडीज के लिए लोन है, तो मैं उसकी स्थिति आपको बता देता हूँ कि आप ये आपने तो दे दिया है, लेकिन जब ये बैंक के पास में छात्र जाएंगे और उनसे लोन के आग्रह करेंगे तब उनको देना पड़ेगी कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पर इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि जो सरकार है वो 10 लाख तक का लोन देने की गारंटी ले रही है। 10 लाख रुपए का आपने जो MSME के लिए आप लोन दिया करते थे उसको आपने बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है जी। तो जो आपने 20 लाख रुपए करा है वो अगर 1 करोड़ भी कर देते तो भी उनको लोन नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ जो विभाग की जो कंडीशन है और जो MSME की कंडीशन है, जो लोन लेने जाते हैं हमारे बेरोजगार युवा, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई बिजनेस चालू करने के लिए, उनके सभी के 97% तक की जो फाइलें वो या तो बैंक की तरफ से रिजेक्ट हो जाती है या उद्योग विभाग की तरफ से रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कोई ऐसी गारंटी नहीं है। जहाँ तक की बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, 3.4% जो है वो टोटल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा जो उपयोग करेगा वो उद्योगपति करेगा, क्योंकि आम आदमी एक्सप्रेस वे और हाईवेज पे नहीं चलता है। और जब जहाँ पे भारत की मैं बात करूँ, भारत के अंदर 90% जो लोग हैं वो गरीबी से नीचे जी रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10% लोगों के पास में भारत के 80% GDP है। और जहाँ लेकिन समर जी बजट में जो प्रावधान किया है सभी सेक्टर की, अगर मैं बात करूं कृषि की, आप जो जिक्र कर रहे हैं कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, देखिए ग्रामीण विकास के लिए 2 करोड़ 65 लाख, कृषि के लिए 1 करोड़ 51 लाख। तो कुल मिलाकर जो कृषि मंत्री है वो साफ तौर पर हर्षित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो विकास होगा और कृषि की जो उन्नत तकनीकें हैं वो विकसित होंगी। तो कुल मिलाकर बजट आज पेश हुआ है। आप जो बैंक की बात कर रहे हैं तो प्रावधान हुआ है, निश्चित तौर पर पहले कई बार ऐसा हुआ है, कई सरकारों में ऐसा हुआ है कि जब लोन लेने के लिए जब जाते हैं लोग, ये कहा जाता है कि रोजगार उन्मुखी सरकार है, लेकिन धरातल पर चीजें अलग होती हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन एक एंगल और भी नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर गुंजन जी का रुख करूं। गुंजन जी, हालांकि बहुत सारे नेगेटिव यहाँ पर पॉइंट्स गिनवा दिए हैं समर जी ने। एक जो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है आज बजट को लेकर, महिलाओं के लिए जो आप राशि दे रही हैं, जो युवाओं के लिए आप कौशल प्रशिक्षण की योजना लेकर आई हैं, 5,000 दिया जाएगा। इस 48,20,000 करोड़ में जो सबसे बड़ा फोकस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है बिहार, आंध्रा, और ये सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में पूरे राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कुर्सी बचाओ बजट है। टीएमसी की तरफ से ये बयान आया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ये कॉपी पेस्ट बजट है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी विशेष दल को, विशेष व्यक्तियों को, विशेष राज्य को, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा तो आपने नहीं दिया बिहार को, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष तरीके से तवज्जो जरूर दी है। देखिए सुनीता जी, जैसे मैंने इसलिए अपनी वो जो मूल धारा, जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसको मैंने दोहराया था
सबका साथ और सबका विकास। जी, तो लेकिन ये साथ तो हम साथ भारत साथ तो के लोग- आपने मध्य प्रदेश का साथ तो नहीं दिया, आप सीधे बिहार आंध्रा पहुंच गई। मध्य देखिए, प्रदेश ने आपको पूरी की अगर- पूरी सीटें जिताई हैं। मेरी बात कंप्लीट होने जी। दीजिए पिताजी, 2 मिनट मैं आपकी बिल्कुल सुनूंगी उसके बाद। देखिए, आपने 2 सवाल किए। पहले कि आपने बिहार, और जब मुझे दूसरे क्षेत्र की बात की तो उससे मेरा जवाब है कि वो भी हमारे भारत का ही अंग है। जी। और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के विकास के लिए काम कर रही है। ये मोदी सरकार है और वही वजह है कि 10 वर्षों में आज मोदी सरकार ने भारत को एक अलग पहचान दिलाई है पूरी जी। दुनिया के सामने। भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर थी उसे 5वें गुंजन नंबर जी, आप पर ये लाने भूल वाली रही हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में सरकार है। 4 बार और अगर लगातार मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, जनता ने आप पर विश्वास जताया और ये भी कहा जा रहा है, जीतू पटवारी जी का भी बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा दिखा दिया और अब बिहार और वहां पर देखिए, जो अगर साधने का कुछ भी प्रयास नहीं कर मिला रहे हैं। होता, जी। ये सिर्फ कांग्रेस का एक फिर से विभाजन की और जनता को भ्रमित करने की रणनीति है। और मेरा दूसरी बात, मैं आपके मध्य प्रदेश पे ला रही थी आपको। मध्य प्रदेश में अब 2 मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। एक 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, एक भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में जो पर कैपिटा गुंजन जी, इनकम ये होती जो थी, डायलॉग है ये भी 12,000 बहुत पुराना हो गया। अब जो लगातार है हम वो सुनते आए थे कि 1,40,000 बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश सुनिए, बढ़ गया है अब। मुझे जी कंप्लीट तो करने दीजिए आप। जी। आपको मुझे 2 मिनट देना पड़ेगा मेरे जी, पूरे, बोलिए। एटलीस्ट मैं जो बात कर रही हूँ उसको कंप्लीट करने का मौका आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सुनूंगी। चलिए, बोलिए, आप ही ने मुझसे सवाल किया, मैं उसी का आपको जवाब दे रही हूँ। अब आप मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए उसे। जी। मध्य प्रदेश ये वही मध्य प्रदेश है जो आपने मेरी बात रखी है कि बीमारू राज्य था, उसे विकसित राज्य की ओर लेके आने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। जी। इसके अर्थ आप बताएं, मध्य प्रदेश में जो मैं आपको आंकड़ा दे रही थी, 16% की जो जीडीपी में ग्रोथ है 2003 से 2008-23 का, अगर मैं मध्य प्रदेश की भी कंपैरिजन करूं इन 20 वर्षों में, तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि 16% ग्रोथ है। यहाँ पर कैपिटा इनकम जो 12,000 थी आज 1,40,000 है। यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, हो सकता है आप कहें कि वो पुरानी सरकार ने किया। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस समय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लेकर आई है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। इससे क्या होगा, इससे हमने निवेश बहुत पाए। हमने 1 लाख करोड़ का निवेश पाया है उज्जैन में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करके। हमने 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है उज्जैन के कॉन्क्लेव से। बॉम्बे में जिस तरह मीटिंग हुई, 35 से ऊपर उद्योगपतियों ने मीटिंग की है, 75,000 करोड़ के निवेश को गुंजन जी, प्रतिबद्धता की मैंने है। आपको समय दिया। ये सारे आंकड़े मीडिया तक पहुंच गए हैं कि कहां कहां पर क्या क्या निवेश हुआ है, किस तरीके से पूर्ववर्ती शिवराज सरकार हो या फिर अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, अभी जो क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं बात आपसे ये कर रही हूँ कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन विशेष तौर पर तवज्जो जब दी जाती है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रवक्ता मध्य प्रदेश से हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। अब वहां पर आइए कि मध्य प्रदेश के लिए आपकी तरफ से ऐसा क्या लगता है कि बहुत विशेष तौर पर दिया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश ये यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पे हर क्षेत्र के विकास की बात की। अगर गरीब कल्याण की बात की तो ये नहीं कहा कि आपको मध्य प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर फंड्स का आवंटन हुआ है तो वो पूरे देश के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश के गरीबों को भी फायदा मिलेगा। अगर लोन में छूट मिली है तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी दी है। अगर टैक्स रेजिम में छूट मिली है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी दी है। अगर महिलाओं के लिए फंड एलोकेशन हुआ तो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए भी हुआ है। अब अगर किसानों के लिए जो हमने रेजिम्स लेके आए हैं वो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी लागू होगा। सरकारी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन की बात हुई है 50,000 से 75,000 हुआ है, वो मध्य प्रदेश पे भी लागू होगा। तो ये कोई क्षेत्र के हिसाब से थोड़ी नहीं है। आपने जितनी ये चीजें देखी, ये मध्य प्रदेश के गरीबों को भी उसका फायदा मिलेगा, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए भी होगा, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी होगा। जो युवाओं के लिए रखा है, जो एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा है कि अगर 10 लाख तक के जो अभी बात हुई है एजुकेशन सेक्टर की, तो वो मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होगा। तो आप उसको इस तरह डिवाइड एंड रूल करके नहीं देख सकते। चलिए, समर जी के पास मध्य प्रदेश में नहीं किया। चलिए, आप इस बात को आप वाकई घुमाकर जवाब दे रही है, लेकिन ये सवाल वाकई लगातार उठ रहा है। समर जी, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेना चाहूंगी, क्योंकि जो तमाम वो राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, बिहार, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी विशेष तौर पर पोस्ट पेमेंट बैंक 100 से अधिक शाखाएं खोलने का बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा कर आए थे बिहार में कि अब एक विशेष पैकेज दिया जाएगा, वो वादा अब पूरा किया है और बहुत विशेष तौर पर किया है। इसको लेकर अलग से आवाज उठ रही है। इस आवाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। अगर ये एक भेदभाव है मध्य प्रदेश के साथ की,
अन्य उन प्रदेश के लिए जिन्होंने अपना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को दिया है। ये ठगा हुआ महसूस बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ की जनता भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जहां तक बात है, गुंजन मैडम ने इस प्रकार बताया कि आपने रीजनल कॉन्क्लेव में 1 लाख का निवेश, 1 लाख करोड़ का निवेश आया है, तो निवेश नहीं आया, आपने एमओयू साइन कराया जी। और जो आप जॉब्स की बात कर रही है वो जॉब्स नहीं आई है, वो जॉब्स का एक एस्टिमेट है जो आप कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए कोई भी काम जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। जहाँ तक आज का बजट की बात करें तो देश के साथ में प्रदेश के सभी लोग इससे बहुत हतोत्साहित हैं। जहाँ तक बात करें कि आज भारत के अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी सरकार की जो कामयाबी और नाकामी है वो उसके शेयर मार्केट से तय होती है। आज आप देखिए शेयर मार्केट कैसा औंधा-मुँह गिरा है यहाँ पर। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सब जो टैक्स बढ़ाए हैं उसके साथ में आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के जो टैक्सेस है उनको भी बढ़ा दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर, और जहाँ पर आपकी आम आदमी से जुड़ी समस्याएं हैं, और जहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आपके कॉर्पोरेट मित्र हैं, वहां पर आप उनका 40 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चे की शादी करनी है, और जो गरीब है बेचारा वो पूरे जीवन की पूरी पूंजी लगा के शादी नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, मुझे बताइए 1.5-2 लाख में कितना बड़ा घर बनता है मध्य प्रदेश के अंदर? आज पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 1500 रुपए से ऊपर चली गई है जी। तो वो उसमें जमीन भी लेगा, फिर घर भी बनाएगा, तो कितना, मतलब ये मुझे नहीं लगता है कि कभी भी भाजपा की सरकार इस बात को जस्टिफिकेशन दे पाएंगी। हो सकता है कि आपकी जो बातें हैं मन लुभावने वाली है, आपके शब्दबाग जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन धरातल की स्थिति देखें तो यहाँ पर बेरोजगार परेशान है, छात्र परेशान है। आप लोन की बात कर रहे हैं, लोन के मैंने पहले जवाब दे दिया है कि ये संभव नहीं है कि आप पूरे भारत के लोग, और आप 1 लाख छात्रों को जो है वो 3000 रुपए आप देंगे, वो भी ई वाउचर के माध्यम से। मुझे बताइए कि पूरे भारत में 1 लाख छात्र पढ़ते हैं क्या? तो ये सब बातें बताने के लिए है, ये सब कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन इसका जो धरातल पे ये कभी उतर नहीं पाएंगी। और जहां तक बात है, ये बहुत गोल गोल घुमाकर इन्होंने एक बजट पेश कर दिया है बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने भी बात की समर जी, क्योंकि जो बजट में शुरुआती दौर से ये कहा जा रहा था कि बजट जब आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर इंडेक्स पर पड़ता है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो वो सेंसिटिव इंडेक्स माना जाता है, और देखिए जिस तरीके से वो धड़ाम से गिरा है तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो असर नजर आ रहा है जी, ये आपके बजट रिजल्ट आया है, मान लीजिए इसको। तो कुल मिला के बात ये, जहाँ तक की बात है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी नीयत हो सकती है साफ हो, लेकिन यहाँ पर आदमी जो है, आम आदमी बहुत परेशान है। आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। उद्योगपतियों के लिए आपने बहुत कर दिया, 6-6, 8-8 आपने एयरपोर्ट दे दिए हैं, पूरी इंडस्ट्रीज उनको उनके हाथों में कर दी है, सरकारी उपक्रम उनको दे दिए हैं, रेलवे उनको दे दी। और जहाँ तक की बात है रेलवे की बात करना चाहूंगा एक बार और, कि रेलवे के अंदर 60 लोगों के कोच में 200 लोग सफर कर रहे हैं, वहीं पर आप वंदे भारत को आगे निकालने के लिए उनको लेट कर रहे हैं। तो उस गरीब आदमी का क्या इसमें कसूर है जो आप उसके साथ में इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं? आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, मुझे बताइए साइकिल पे कौन आदमी एक्सप्रेस वे पे जाएगा सिर्फ अडानी अंबानी का ट्रक, और वो बनाएंगे खूब पैसा, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुधर रहा है तो उन्हीं रोडों पे गरीब भी चलेगा, उन्हीं रोडों पे मिडिल क्लास भी चलेगा। जहां अगर कुछ अच्छा होता है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर सेक्टर में 11 लाख करोड़ का बजट आया है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया तो आपत्तियों में आपने रोडे बना के गरीब को नहीं देखा। गरीब कल्याण के साथ अगर विकास की भी बात हो रही है तो आपको हमारा करना चाहिए। और इनका ये मोदी सरकार और इनके रोड का जो विकास है, इनका जो रोड का विकास है वो भी झूठा है। ये रोडों को कैसे गिनते हैं बताता हूँ। ये 1 किलोमीटर की अगर रोड है और 6 लेन है तो 6 किलोमीटर हो जाती है उनके माध्यम से। तो देखिए ये इनका ये भी झूठा है। और जहां तक की बात कर रहे हो कि गरीब भी उस पर घूमेगा, तो अब मुझे बताइए 25,000 गांव को जोड़ने के लिए जो प्रावधान हुआ है बजट, आपने गांव जोड़ दिए, तो आपने गांव जोड़ दिए 4 लेन से, लेकिन वो जाएगा कहाँ पर उससे? लेकिन गुंजन जी आम जनता की भी अगर आपने प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी, आपने गाँव से रोडों को जोड़ दिया, आपने गाँव को जोड़ दिया, लेकिन वो जाएगा कहाँ रोडों पे? उसको कहीं नौकरी पे नहीं जाना क्योंकि नौकरी उसके पास में है नहीं।
स्कूल जा नहीं चलिए सकता बिल्कुल, आम क्योंकि उसके अगर पास अगर इस पैसा पूरे इतना है बजट का अगर हम फोकस करें, आम जनता की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही हैं। जिस तरीके से समर जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता अछूती है, मिडिल क्लास वर्ग जो है उसको लेकर अगर बात की जाए तो इस पूरे बजट में एक जो लाइन निकल कर आ रही है कि महंगाई दर घटेगी बढ़ेगी, इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है। जो चीजें सस्ती हुई हैं उसमें मोबाइल चार्जर, कैंसर की जो 3 दवाएं हैं, ये तमाम चीजें, सोना चांदी सस्ता हुआ है, लेकिन आम जनता से लेकर बहुत बड़ा सवाल हो। देखिए, और जहां रक्षा की भी बात करूं मैं, यहां पर भी एक सवाल उठ रहा है, रक्षा मंत्रालय को जो बजट दिया गया उसमें भी कटौती कर दी गई, क्योंकि हम पिछले कई समय से देख रहे हैं लगातार जो सेना के जवान मारे जा रहे हैं, वहां बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। यहाँ 4,54,773 करोड़ का बजट आवंटित हुआ। अगर हम पिछले बजट से बात करें तो 9.6% से घटाकर 9.4 कर दिया। तो क्या हमारे सेना के जो तमाम रक्षक हैं उनकी रक्षा के लिए बजट को घटाया क्यों गया, ये भी एक सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए सुनीता जी, आपने जो आंकड़ा बताया, मैं आपको दूसरे आंकड़े बताती हूँ। रक्षा के लिए 4,54,777 का अगर बजट दिया है, वही ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख के आसपास का बजट दिया है, 2 लाख करोड़ का। कृषि के लिए 151 लाख करोड़ का दिया है। तमाम आंकड़े गुंजन जी हमारे पास हैं। आपके पास आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों में आप देखिए सरकार किसको दिया है, रक्षा के लिए ही दिया है। लेकिन परसेंट तो कम कर दिए ना, तो ये भी आप समझेंगे। जी देखिए, आपने दूसरी बार आपने मिडिल क्लास की पूछी, तो मिडिल क्लास में आपने पूछा मिडिल क्लास को क्या दिया। देखिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो प्रावधान हुआ है, इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? जो 50,000 से 75,000 पे आया, मिडिल क्लास होगा। दूसरा, जो फैमिली पेंशन के एनहांसमेंट की बात हुई है, ये कौन होगा? ये होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो प्रावधान हुआ है, ये मिडिल क्लास के लिए हुआ है। मुद्रा लोन को लेके जो बात हुई है, जमीनी हकीकत आप देख लें, जमीनी हकीकत आप देख लें, 3 लाख का जो जीरो आपने दिया है और उसके अलावा 5% बढ़ा है। निश्चित तौर पर जो पेइंग कैपेसिटी देखिए, टैक्सेशन कितने लोग भर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनके आंकड़े भी निकाल कर देखिए। गरीबों के लिए तो दूसरी योजना है ना, गरीब कल्याण के लिए अनगिनत योजनाएं हैं। मैंने आपसे जिस तरह बात शुरू की थी, मोदी सरकार है जो गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है, विकसित राज्य 2047 के लिए कदम बढ़ा रही है, और इसमें वो गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसका दूसरा उदाहरण, अगर ये मोदी सरकार नहीं विकास कर रही होती, ये तीसरे कार्यकाल का बजट है, तो आप मुझे बताएं, अगर मैं पूरे देश के आंकड़े देख लूं और अगर मध्य प्रदेश के आंकड़े देख लूं, क्या कांग्रेस को इस तरह करारी हार का सामना करना पड़ता मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसके पीछे कुछ आधार होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बजट में बहुत सारे जो पहलू टच किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं वो सीटें साधने का भी प्रयास नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, समर जी जी रखिए अपनी बात रखिए। देखिए जी समर जी, हाँ जी हाँ जी जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि गुंजन मैडम ने इस बात को स्वीकार कर दिया कि 80% लोग जो है मध्य भारत के, वो इसी हाल में रहेंगे अंत्योदय के माध्यम से, और बाकी जो भी विकास होगा वो अमीरों का होगा इस देश में, क्योंकि अब गरीबों का देश मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी हेयरिंग एड लगी है, ऐसी कोई और दूसरी बात है कि चलिए गुंजन जी अंतिम प्रतिक्रिया आपके लेना चाहूंगी, समय की कमी है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन को आपने अच्छा बताया है, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप जो भी कमाएगा व्यक्ति इस माध्यम से उसको देना पड़ेगा। जो घर बनाया हुआ है, घर बेचेगा। चलिए समर जी, रोकना चाहूंगी, गुंजन जी अंतिम प्रतिक्रिया संक्षिप्त में। देखिए, ये बहुत समावेशी बजट है। मैंने कहा, जिस तरह सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट है, और ये जनता जनार्दन जानती है कि यहाँ पे मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखा गया है और इंडस्ट्रियल क्लास को भी ध्यान में रखा गया है। और मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह विकसित राज्य 2047 के संकल्प में सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके और हम के सबके समक्ष हैं। और 2025 को औद्योगिक वर्ष जिस तरह घोषित किया जा रहा है, उसमें विकास की जो रफ्तार पकड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो आज 20 वर्षों में मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं 2027 के भी बहुत सारे जो समीकरण है वो भी साधे गए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया गुंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अगर बजट को पूरे तरीके से देखा जाए तो 48,20,000 करोड़ का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, जिसमें युवाओं के लिए 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। साथ ही ग्रामीण विकास, कौशल, नौकरी, कृषि मद में रकम बढ़ाई गई है। रक्षा मंत्रालय की बात करें
करें तो राशि तो 4,54,000 करोड़ की हुई है, लेकिन 9.6 से 9.4 मतलब यहाँ पर थोड़ी सी परसेंट को घटाया गया। इसको लेकर भी विकास कई सवाल उठ रहे हैं। और ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो मंत्रालय को 2,65,808 करोड़। तमाम मुद्दों को छुआ गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, राजनीतिक एंगल निकल कर आ रहा है कि आखिर बिहार और आंध्रा यहां पर विशेष तवज्जो क्यों? क्या ये राजनीतिक मजबूरी है या फिर इस तवज्जो का मतलब क्या है? ये बहुत सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम मायनों में बजट जनता हितैषी है या वाकई कुर्सी हितैषी है, क्योंकि इस बजट पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या ये मोदी की गारंटी वाला बजट है या कुर्सी बचाओ बजट है? अब ये देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आएंगी और वाकई इस बजट से जनता खुश है या नाराज। बने रहिए इंडिया हेट के साथ। नमस्कार।